हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब क्लास 10th हैं। एक 10th का पेपर है जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है। इसको आज हम आप सबको हल करना बताएंगे। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है वह एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न पत्र आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आपका देखिए इसमें कौन सा कथन सही है, इसको आपको पहचान कर लिखना है। इसमें आपका यह गलत है। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और दूसरा ये देख लेते हैं ख का, रस मीमांसा किसकी रचना है। तो रस मीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। पहले का ग देख लेते हैं। 10 वाले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आपका पक्का है कि आपको हर प्रश्न आराम से समझ में आने लगेगा। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कोई एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। मैं आपको सारे इसमें 4 जो दिए हैं आपको सिर्फ एक का करना है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि सभी के लेखक कौन कौन हैं। अथाह सागर जयप्रकाश भारती, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय ने लिखी है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश ने लिखी है। चारों का आपको पता चल गया, लेकिन आपको करना सिर्फ एक का है, ठीक है। और दूसरा देखिए, गेहूं और गुलाब की किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब आपका रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र आपका उपन्यास विधा की रचना है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न देखिए आ गया है। हर एक प्रश्न के लिए आपको एक नंबर वहां पर मिलने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, आपको इसके लिए 2 नंबर मिलने वाले हैं, इसके लिए 2 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन आपको इसके लिए 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। रीति मुक्तिधारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो आपको रीति मुक्तिधारा के जो कवि हो उनका आपको नाम लिखना है। रीति मुक्तिधारा के आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर, द्विजदेव, इतने सारे कवि हैं, तो आप 2 का लिख दीजिए, यानी कि बोधा और ठाकुर का नाम आप लोग लिख लीजिए। और दूसरे का देखिए, इसका देखिए ख का, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद में प्रमुख प्रवृत्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे काव्य में सौंदर्य या फिर प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, तो आप लोग प्रेम चित्र और प्रकृति चित्रण 2 नाम डाल लीजिए, ठीक है। इसको 2 को लिखना है। और उसके उत्तरायण कृति के रचनाकार हैं। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। तीसरा प्रश्न देखिए आपका आ गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपके गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 गद्यांश दिए गए होते हैं अथवा करके, आपको जो गद्यांश आए, आपको जैसे यह गद्यांश आता है पहला क, उसको कर डालिए, और अगर यह नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको करना क्या रहता है, इतना गद्यांश आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यह 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का आपको उत्तर देना है इन्हीं गद्यांश में से। तो एक तो आपका हो गया। सबसे पहले आपको पहचानना होगा किस गद्यांश से लिया हुआ है, उसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से लिया गया है, इस पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता ये हैं, आपको इसमें लिखना होगा। और उसके बाद इसका देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या की। रेखांकित अंश बच्चों सबसे ज्यादा बच्चों को ज्यादातर समझ में नहीं आता है कि रेखांकित अंश आखिर कह क्या कर रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए अंडरलाइन दी गई है, यहाँ से यहाँ तक आपको अंडरलाइन मिलेगी, उसी उतने का ही आपको व्याख्या करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, उपर्युक्त गद्यांश में से भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा बताया गया है। तो इसमें जो आपको लेखक द्वारा बताया गया है वह आपको लिखना है, ठीक है। आगे वह अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा वाला आप कर सकते हैं। पहले के लिए आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। सभी प्रश्नों के लिए आप एक प्रश्न उत्तर देंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 प्रश्न का देंगे 4 नंबर मिलेगा, और तीनों का दे देंगे तो 6 नंबर आपको मिलेगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसके लिए भी आपको 6 नंबर ही मिलेंगे, और इसमें भी वही करना है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। यह देखिए यह पद्यांश दिया हुआ है, इसका आपको इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। और इसमें भी आपको पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद आपको व्याख्या करना है। व्याख्या यानी इसका पूरा अर्थ आपको लिख डालना है, ठीक है। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें आपको जीवन परिचय लिखना होता है।
तो जीवन परिचय में हमने महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप लोगों को 10th के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कृपया उसको देखकर और 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए, आपको पक्का है कि उसमें से 1-2 जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यह पद्य से लिया हुआ जीवन परिचय है। तो इसमें देखिए सूरदास महादेव वर्मा, हमने वही बताया ना आपको, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलने वाले। एक लोग का जीवन परिचय आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, 3 का दिया रहेगा, 1 का करना है। और छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना रहता है, इसका अभी पाठ का नाम, संदर्भ लिखना है, पाठ का नाम लिखना है और उसके बाद आपको पाठ का नाम लिखने के बाद नीचे में अनुवाद हेडिंग डाल के अनुवाद कर देना है। पूरे का यहाँ से यहाँ तक का अर्थ लिख देना है आपको। क्या करना है, अथवा करके दिया हुआ है, अगर आपको वो वाला नहीं आता है तो आप इसका कर डालिए, ठीक है। आगे 7वां प्रश्न देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको सबसे पहले 2 श्लोक आपको अपने पुस्तक से याद कर लेना है। तो 9वें का ख देख लेते हैं। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाइए। आपको एक शब्द बनाना है जिसके लिए आपको एक नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, जैसे पहले का देखिए सपना, पहले का सपना, दूसरे का अपनापन, पीछे वाला जो होता है देखिए पन लिखा हुआ है ना, पीछे वाला प्रत्यय होता है और आगे वाला उपसर्ग। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरे का सामाजिक, ठीक है। इसके लिए भी आपको 1 नंबर, मैं आपको सभी का बता दे रही हूँ लेकिन आपको करना सिर्फ 2 रहता है, ऊपर का पढ़कर ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। करना 2 सिर्फ 2 है, 4 दिया हुआ है, आपको करना सिर्फ 2 है। और यहाँ देखिए ई का, जैसे आप ई का देखेंगे तो पठनीय, इसका आप लिख देंगे पठनीय, ठीक है। एक शब्द आपको लिखना था जो मैंने बता दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ग का देखिए यहाँ पर, यह इसमें दिया हुआ किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो आपको समास विग्रह कैसे करना है, जैसे देखिए राधा और कृष्ण लिखा जाता है, राधा और कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर डैश दिया जाता है, यह आपका राधा डैश कृष्ण लिखकर आप समास विग्रह कर देंगे। और समास का नाम लिखेंगे आप द्वंद्व समास, जहां पर जैसे राधा डैश वाला हो जाता है, जैसे माता पिता, राधा और कृष्ण, माता और पिता, तो इस तरह से आपका यह द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास हो जाता है। चलिए आगे वाला देखते हैं। यहाँ पर देखिए सप्तधान्य, जहां पर अंक दिए रहते हैं, जैसे किसी चीज का समूह बनता है, तो यहाँ पर सप्त का अर्थ 7 हो गया, 7 धान का समाहार, 7 धानों का समाहार, तो यह आपका हो गया द्विगु समास, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूं कि आप लोग लाइव क्लास सिर्फ 2 महीने 1 फरवरी से 7 बजे लाइव क्लास ले लीजिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा और सब कुछ आपको अच्छे से परीक्षा बेस की तैयारी कराई जा रही है। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आपको दिया जाएगा जो आपको माध्यमिक शिक्षा में परिषद में पूछा जाएगा। तो चलिए ये चौथा, ये देखिए चौराहा, चौराहा का देखिए 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, यह भी आपका द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु। आगे चलिए, यह देखिए आपका द्वंद्व समास है, उत्थान और पतन, यह आपका द्वंद्व समास है, ऐसे लिखेंगे उत्थान डैश पतन, यह समास विग्रह हो गया, द्वंद्व समास, ठीक है। आगे यह देखिए घ का, इसमें तत्सम रूप लिखिए, इसका आपको यहाँ पर तद्भव दिया हुआ है, आपको तत्सम लिखना है, ठीक है, सभी का तद्भव दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि करना कितना है, सिर्फ 2 करना है, ठीक है। 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, लेकिन मैं आपको चारों का बता दे रही हूँ, आप लोग परीक्षा में प्रश्नों को ऊपर से पढ़कर ही कायदे से करिएगा। देखिए घर का भवन हो गया, मानुष का मनुष्य हो गया, और गांव का ग्राम, और चांद का चंद्र, सभी के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2 ही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पर्यायवाची 2 पर्यायवाची लिखना है, सभी के लिए 1 नंबर है, आपको 2 करना है। मैं चारों का बता दे रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको 2 पर्यायवाची सिर्फ 2 शब्दों के करनी है, ठीक है। जैसे देखिए ईश्वर, ईश्वर का भगवान, परमेश्वर, भगवान और परमेश्वर, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए
कमल का तो अंबुज और नीरज, अंबुज और नीरज। उसके बाद देखिए फूल का सुमन पुष्प, सुमन पुष्प। आगे देखिए जंगल का उपवन बगीचा। ठीक है, यह आपको कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। दो का आपको करना है, ध्यान रखिएगा, दो का संधि विच्छेद भी करना है और नाम भी लिखना है कि कौन सी संधि है। ठीक है, इसके लिए एक एक नंबर मिलेंगे आपको, तो मैं चारों का बता दे रही हूँ, आपको करना सिर्फ दो है। उत्तरम प्रतिधन, उत्तरम आपकी यण संधि है, उत्तरम यण संधि है। स्वागतम आपका यण संधि है, स्वधन आगतम। ठीक है, आगतम। और यह जो तीसरा है यह भी आपकी यण संधि है, इति धन आदि, इति धन या आदि यण संधि। लाकृति भी आपकी यण संधि है, री धन आकृति। 10वें का ख देखिए, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। जैसे मधु अथवा नदी, इसका चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखना है, तो आप चाहे नदी का लिखिए या फिर मधु का लिखिए, एक ही का लिखना है। ठीक है, लेकिन सभी का चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन रूप मधुभ्याम होगा, मधुभ्याम। ठीक है, और नदीभ्याम, फलभ्याम, मतिभ्याम, कोई भी लिखिए। और करना आपको सभी का है, लेकिन इसमें जैसे देखिए मधु में इसका चाहे इसका एक करना है। ठीक है, एक ही करना है, और इसमें एक करना है, चाहे इसका चाहे इसका, एक एक नंबर आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, दोनों को करने से आपको 2 नंबर नहीं मिल जाएगा, एक ही मिलेगा। तो एक ये करना है, एक ये करना है। ठीक है, आगे ग का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। जैसे कि अहसम है, तो अहसम आपका उत्तम पुरुष है, अहसम आपका उत्तम पुरुष है, और यह आपका वचन एक वचन है। ठीक है, वचन एक वचन है। ठीक है, आगे देखिए पठावह का, तो पठावह आपका उत्तम पुरुष यह भी है और द्विवचन है, इसको भी देख लीजिए। और देखिए जैसे हसीस्यथ, यह आपका मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष, और आपका द्विवचन है। ठीक है, द्विवचन उत्तम पुरुष, मध्यम द्विवचन और मध्यम पुरुष, यह आपका यह है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें आपको करना एक का है, सिर्फ एक का करिएगा, सबका नहीं करना है। और घ देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी कि एक पर और एक पर। आपको सिर्फ 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, सबका नहीं करना है। और 11वां देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक पर लिखना है निबंध। मैं आपको बता दूंगी, इम्पोर्टेंट जो क्लास लेने के लिए बोल रही हूँ उसमें इम्पोर्टेंट निबंध भी कराया जाएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से लिखकर 6 नंबर पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, इसमें खंड काव्य जो होता है एक का उत्तर देना होता है आपको। जैसे देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो आपको यहाँ पर पठित खंड काव्य अपने जिला के अनुसार पढ़ा जाता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप जाकर मेरे लिंक पे जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य इम्पोर्टेंट है। तो आपको जैसे देखिए, जैसे आपका खंड काव्य आपके जिला के अनुसार मानिए कर्ण खंड काव्य है। ठीक है, आपको दोनों प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है कर्ण से, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप बहुत ही आसानी से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देकर 3 नंबर पा सकते हैं। आपका पेपर जो है समाप्त हो गया है, और सभी प्रश्न आपने देखा कितने सिंपल थे। आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा करना है, तो इसीलिए बोल रही हूँ हिंदी का संपूर्ण कोर्स परीक्षा बेस पर, यानी कि सिर्फ बोर्ड बेस पे तैयारी कराई जाएगी। 1 फरवरी से लाइव क्लास चलेगा, जिसमें कि सिर्फ वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूछे जाएंगे। तो आप लोग चाहे तो लाइव क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।